गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु या एटम के बारे में। तो एक चीज़ कि सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने के लिए परमाणु या एटम को ही मैंने क्यों स्टार्ट करा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा 9th का है या 10th का है जिसको केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो उसके अंदर उसके लिए पीरियोडिक टेबल को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और पीरियोडिक टेबल में जो भी एटम्स आते हैं, तो हमें अगर एटम की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लाइक उसके अंदर क्या सेल हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, या क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, तो उस चीज़ों से एक बेसिक केमिस्ट्री तैयार होती है। और उस बेसिक केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं लाइक वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बच्चे के लिए आसान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी चीज़ है जो केमिस्ट्री में हर जगह पर उसको ज़रूरत पड़ती है। तो 1 से लेके या 30 तक जो भी एलिमेंट हर बच्चे को कंटिन्यू याद होते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ जानकारी रख सकते हैं। इसलिए कोशिश करूँगा कि आपको पहले मैं एटम के बारे में पढ़ा दूँ। हाँ, मॉडल अपने जो एटम के बारे में जो मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे या जो पढ़ेंगे वो बोहर मॉडल पढ़ेंगे। बोहर मॉडल ही क्यों पढ़ते हैं, इसका भी रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे मॉडल आए जो अपने इस एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं थे। लास्ट में बोर मॉडल आया जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करा, और आज हम उसी मॉडल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं केवल एक बच्चे को बेसिक नॉलेज बताने के लिए एक बेसिक सा लाइक ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत जो भी एडवांस मॉडल है एटम का, उसके या परमाणु का, जो भी आधुनिक मॉडल बोल सकते हैं, आधुनिक सिद्धांत बोल सकते हैं, उसके बारे में पता होगा। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ज़्यादा कोई बातें करते नहीं, ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक में आने के लिए जो सबसे पहले एक बात बोली गई ना, आपने छोटे क्लासों में बहुत बार पढ़ा होगा, पहले तो उस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ है क्या। बड़े होने पर वही चीज़ हमें एक बार कभी कभी कन्फ्यूज़ करती है कि यार हमने तो ऐसा पढ़ा था और आज ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि ये क्या है। तो वो चीज़ गलत नहीं है, और वो चीज़ थी क्या वो मैं बताता हूँ। उन्होंने एटम या परमाणु के बारे में एक बात बोली थी कि परमाणु या एटम अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको और आप आगे डिवाइड ना कर सको, ठीक है। अनब्रेकेबल बोल सकते हैं, अनडिविजेबल बोल सकते हैं, जो डिवीजन नहीं हो सकता, आगे ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनब्रेकेबल बोल सकते हैं कि और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटम एक अनब्रेकेबल पार्टिकल है या अविभाज्य कण है, ये बात लोगों ने बोली, साइंटिस्ट ने बोली। लेकिन उसके बाद एक कन्फ्यूज आता है कि साहब आप जो ये चीज़ बता रहे हैं ना कि एटम या परमाणु और आगे टूट नहीं सकता, विभाजित नहीं हो सकता, तो हम आपसे एक सवाल करते हैं। और वो सवाल बच्चे जनरली ये करते हैं कि साहब ये देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और एक प्रोटॉन है, और फिर तुम कभी कभी बोल देते हो कि साहब न्यूट्रॉन भी है। तो ये तीन तीन चीज़ें तो इसके पास पहले से ऑलरेडी रखता है ये अपने पास, और फिर ये आप इसको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो सच बात है, ब्रेक मतलब आप एटम को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। हाँ, ये एटम के सब पार्टिकल्स कहलाते हैं, इन पार्टिकल्स से मिलकर एटम बना है। तो छोटे बच्चों के लिए आप, मैं फिर इसको एटम को या एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब बड़ी क्लास के लिए एक्सप्लेन करूँगा तो फिर मैं बता दूंगा, उसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम। लेकिन अभी केवल बेसिक के लिए इतना बता दूं कि एटम या परमाणु को जो आप देखते हैं कि बहुत आगे नहीं टूट सकता, ये सच बात है, आगे नहीं तोड़ सकते। हाँ, हमने पार्टिकल अलग कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को दे के हमने इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी दी कि वो उस एटम से बाहर निकले, जिसको आप आगे एनर्जी की फॉर्म में, आईपी की फॉर्म में पढ़ेंगे, और मैं पढ़ा दूंगा। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो साहब ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये नहीं टूट सकता, लेकिन हाँ, इनको आप आगे 3 पार्टिकल के अंदर जरूर देखेंगे, इतना सा। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, बोर मॉडल था क्या। तो इसके लिए आपको अगर कुछ चीज़ें याद रखनी है तो यहाँ से याद रखनी पड़ेगी साहब। और यहाँ से याद रखने वाली चीज़ सबसे पहले आती है एटम की स्ट्रक्चर्स में। देखो, यहाँ एक न्यूक्लियस एटम के सेंटर में, और उसके चारों तरफ एनर्जी सेल्स होते हैं। ये वो एनर्जी सेल्स हैं जिनको बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी सेल्स में लगातार घूमते रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार इसके अराउंड रोटेट करते रहते हैं। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। इस एनर्जी सेल के अंदर मैं एक छोटा मॉडल बताने की कोशिश करता हूँ, छोटे मॉडल के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो इनके अंदर इसको आप बोल सकते हैं शेल,
या हिंदी में इसको बोला जाता है कोश। इन सेल या कोश में होते हैं सब सेल। लाइक फर्स्ट में अगर आप इसको फर्स्ट बोलते हैं, जैसे मैं आपको नाम दे दूं कि फर्स्ट सेल को बोला जाता है n=1, n=2, और इसको अपने यूं नाम देते हैं तो के एल, आगे एम एन और आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट सेल में जो सब सेल होती है या उपकोष होता है वो केवल एक होता है, उसको बोला जाता है एस। सेकंड में दो होते हैं, एस और पी। तो एक चीज यहां से समझाऊं मैं आपके पास, जो एस सब सेल है इनको आप सब सेल बोल सकते हैं, ये दोनों हो जाएंगे आपके सब सेल। हिंदी में बोलते हैं इनको उपकोष। इन उपकोष में, इन सब सेल में जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है वो ये हुआ अपने इन ऑर्बिटल्स में। हाँ, इनको ऑर्बिटल बोलेंगे या कक्षक बोलेंगे। तो ये जो आपने देखे कि इसके अंदर एक ये डब्बा देख बताया मैंने, ये 3 डब्बे बताए। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत इन तरीके से आप पढ़ा सकते हैं कि ये डब्बे जो दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअल में एनर्जी सेल्स ऑर्बिटल्स हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं कक्षक, हिंदी में बोला जाता है, और अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक एटम में आप इतना ध्यान रखें, ये न्यूक्लियस हुआ, हिंदी में इसको बोला जाता है नाभिक, नाभिक। और ये जो कंटेन करता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो कंटेन करता है, इनमें एक देखेंगे नाभिक के पास एक होता है न्यूट्रॉन, हिंदी में भी इसको न्यूट्रॉन बोला जाता है, और एक होता है प्रोटॉन। हिंदी में भी इसको प्रोटॉन ही बोलते हैं। और ये जो सेल्स दिख रही हैं आप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जिनको मैंने के या एल नाम दिया, और दूसरी जो दिख रही है सब सेल उपकोष, एस, एस या पी, आगे डी भी होती है, एफ भी होती है। उनमें अंदर जो आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं सब सेल, इसको भी आप ऑर्बिटल बोल सकते हैं। इनमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप हम ऐसे बोल सकते हैं शेल वो एनर्जी, इनको एनर्जी शेल बोला जाता है। ये एनर्जी के वो शेल हैं, या फिर ये बोल सकते हैं एनर्जी का एक घेरा बोल दो, या एनर्जी की एक लेवल बोल दो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। तो ये जो कंटेन करते हैं ना, वो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 पार्टिकल की मैंने बात करी थी, वो तीसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटल्स के पास होता है। अब मैंने आपको शुरू में इसीलिए बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स ये कंटेन करता है, ताकि जब आप इनको पढ़ें तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आते। तो ये 3 हो गए। इसके बाद एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ, जो सही कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल सही बताऊँ। और उसमें पहली बात ये है कि हमने कई बार देखा है इनको जो दिखाने का, अच्छा हिंदी में ये इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इनको जो शो करने का तरीका है, इसको ई से, स्मॉल ई से, इसको स्मॉल एन से, और इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं। एक चीज़ जो शेयर करनी है वो ये बताता हूँ कि हम लोग जनरली बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर -1 का है, प्रोटॉन पर +1 का है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ये बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से देखा जाए तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो आप -1 बताते हैं, चार्ज एक रिलेटिव वैल्यूज़ हैं। तो चार्ज बोलने से अच्छा इतना अच्छा है, क्योंकि आप ये बेसिक पढ़ेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे की, ये केवल 9th क्लास का बच्चा पढ़ सकता है। ये 11th का बच्चा, ये 12th का बच्चा, कोई भी बच्चा इस बेसिक को पढ़ सकता है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो 11th में मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई करके बेचारे 12th बोर्ड दे रहे होते हैं, और 12th बोर्ड में उनको बेसिक बिल्कुल नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ें सबके लिए काम आएंगी। तो उन्हीं में आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है रिलेटिव चार्ज। और ये बोलना ही सही होता है। अगर आप सीधा चार्ज बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल सही जो बात है या सही शब्द है वो रिलेटिव चार्ज ही है। सापेक्ष आवेश बोला जाता है। रिलेटिव या सापेक्ष का मतलब क्या है? ये एक रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू से समझ सकते हैं कि प्रोटॉन के मुकाबले या किसी और कंसेप्ट, किसी और पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इस पर वैल्यू -1 है।
ठीक है। जैसे आप इस पर चार्ज बताते हैं कि साहब -1 है इसके ऊपर, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रिलेटिव चार्ज या सापेक्ष चार्ज कितना होता है, +1। तो आप ये बता सकते हैं कि साहब ये जो चार्ज हैं वो किस हिसाब से इसमें भरा गया। +1 और -1 एक रिलेटिव वैल्यू है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन या न्यूट्रल रहता है, तो आप इसको उदासीन या न्यूट्रल लिख सकते हैं। ये तो हुआ इनके ऊपर रिलेटिव चार्ज की बात कि साहब प्रोटॉन पर +1 होगा और इलेक्ट्रॉन पर -1 होगा, लेकिन इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, चार्ज की, तो वो आप अगर याद कर लें चार्ज का, तो आपको आगे काम आएगी। हर बच्चे को इतना याद होना ही चाहिए, काम मांगता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। हिंदी में इसको गुलाम बोल दिया जाता है, इंग्लिश में कूलॉम बोल देते हैं, सिंबल इसका सी होता है। प्रोटॉन पर बात करी जाए तो सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, बस वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है। इस माइनस प्लस को देख के आप बता सकते हैं कि ये जो माइनस और प्लस की वैल्यू है ये रिलेटिव वैल्यू है, कि इसकी वैल्यू प्लस में और इसकी वैल्यू माइनस में। अब एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि एक जनरल सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, जनरल सा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है या बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बहुत बार बच्चे ये आंसर देते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन की जो सर देखो ये वैल्यू है ना, इसके आगे माइनस लगा हुआ है और माइनस का मतलब ये तो कि छोटी वैल्यू है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस लगा हुआ मतलब ये बड़ी वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये जो माइनस और प्लस है, अब थोड़ा सा जब फिजिक्स पढ़ेंगे साइंस में तो आपको पता चलेगा माइनस और प्लस हमेशा ये वैल्यू को नहीं बताते साहब कि वैल्यू छोटी है बड़ी है। तो मैथ में अपन को ठीक है सोल्व करने के लिए बता दी गई कि माइनस और प्लस ये बताते हैं। माइनस और प्लस जो है वो आपको यहाँ पर इनकी नेचर को शो करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, नेचर को शो करते हैं। नेचर मतलब हिंदी में बोला जाता है इसको प्रकृति। नेचर का मीन कैसे, अगर मैं आपको यूं बोल दूं कि किसी पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वो पार्टिकल कौन है, तो आप बताएंगे सब इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल। क्यों, क्योंकि मैंने आगे बोल दिया माइनस। इसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, आप ये समझ सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल बराबर है, बस ये अपनी नेचर को शो करता है। नेचर मतलब रिलेटिव चार्ज को, सापेक्ष आवेश को, माइनस और प्लस को। और न्यूट्रॉन के पर चार्ज होता ही नहीं, जीरो होता है, तो मैं आपको यहाँ लिखने की कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा बोहर मॉडल के बारे में, और उसके ऑर्बिटल सेल सब सेल्स क्या होते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, ये बेसिक सा ये आपको हेल्प करेगा एटम की स्ट्रक्चर को जानने में। थैंक यू वेरी मच।